गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई। बताने का मुझे ये भी पिछली जो क्लास भी खत्म हुई है, एक उसका मैं पीडीएफ सेव कर रहा था, जो क्लास 8 बजे खत्म हुई है, तो थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाया। एक सेकंड पहले हम क्लास का आपका टॉपिक चेंज करवा देते हैं। बोल देता हूँ मैं इसमें। गुड मॉर्निंग गोपी, सौरभ, आराध्या, बजरंगी, अवदित्य त्रिपाठी। ऑडियो वीडियो क्लियर है। सौरभ राजपूत जी करें गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श करें, अनमोल दुबे, देव पांडे करें जी, गुरु जी क्लास स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस सेशन से इधर आ गए ना, वीडियो नहीं चल रहा है। पुनीत यादव जी कह रहे हैं। चलो आज हम क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेशन में आते हैं वो देख रहे होंगे कि हम आजकल जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैकेनिक्स के, उसमें वर्क के कई क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में, एनर्जी के, इन सब के ना। तो उसकी थ्योरी जो है वो आप भी पढ़ लेना सभी। तो बड़े चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, है ना। गुड मॉर्निंग रीमा, सोनिया ठाकुर, साक्षी पटेल, गोपी करें, ओके कंटिन्यू, इंदिरा मंसल करें गुड मॉर्निंग, खुशी कुमारी करें गुड मॉर्निंग। चलो भाई शुरू करें, चलो लेके प्रभु का नाम। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ठीक है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा ये हम करने वाले हैं। उनका वीडियो नहीं, भाई का वीडियो नहीं चल रहा, पूरी क्लास का गुड मॉर्निंग आ गया है, भाई का वीडियो नहीं चला है। अखिलेश कुमार, तान्या, ऋषि, सुमित, सुनीता, सौरभ, टाइम सौरभ चलो ठीक है, बाकी बच्चे टाइम से करो भाई क्लास में। 8 PM पर लाइब्रेरी बंद हो जाता, कोई बात नहीं, घर जाकर देख लेना। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, यहाँ बेटा हम स्टार्ट करेंगे वर्क कार्य से। कार्य पे आते हैं। देखो आजकल लाइब्रेरी का कल्चर बड़ा आ गया है ना, तो ये लाइब्रेरी वाला ठीक है। नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है आजकल, एक तो भाई पेट निकलता जा रहा है, हर कपड़ा टाइट हो जा रहा है। जैकेट बंद करने वाला हूँ मैं, लग रहा है कि सांस चढ़ जाएगा। हाँ, ये बड़ी समस्या भारत में इस समय, मोटापे वाली। हम्म। तो लाइब्रेरी ठीक है, क्योंकि घर पे थोड़ी समस्या क्या है, जो हमारा मोबाइल है थोड़ा दुश्मन हमारा ही है। ऑनलाइन स्टूडेंट का फ्रेंड भी यही है, क्लास भी इसी से कर रहे हैं हम। लेकिन क्लास तक करें तो ठीक है, उसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर कितना लगे हैं, फेसबुक पर कितना लगे हैं, यूट्यूब कितना देख रहे हैं, वो टाइम किल कर रहा है। स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा, उससे क्लास भी ले रहे हो 5-4 घंटे लाइव, तो भी स्क्रीन देख रहे हैं, फिर यूट्यूब फेसबुक भी देख रहे हैं, तो नुकसानदायक है। तो अपना क्लास लो लाइव, उसका फोन अपना रखो बंद, और अपना आराम से चुपचाप लाइब्रेरी में पढ़ो, बढ़िया है। चलो हमारे पास में जी लाइन आ गई फोन में। अच्छा देखो, अभी बेटा जो वर्क है, जो कार्य है, ये आप समझो कि पहले तो वर्क जो होता है वो किसी फोर्स, किसी बल के द्वारा किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, कुली के द्वारा किया गया कार्य, आदमी के द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब ये होता है कि उस आदमी ने, उस कुली ने, उस लड़के ने जो फोर्स लगाया, जो बल लगाया, जो धक्का मारा, वो कितना कार्य कर रहा है। तो फिजिक्स में कार्य क्या होता है, आपने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया और वस्तु विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हट जाएगा, भाई बढ़िया काम किया, ताली बजाओ। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, एक दीवार पे सुबह से लेकर शाम तक फोर्स लगाता रहूं और दीवार बिल्कुल भी ना खिसके, आप कहोगे भाई क्यों दीवार में सर मार रहा है, पूरा एनर्जी से वेस्ट कर रहा है, काम तो कुछ हुआ नहीं। यानी फिजिक्स में अगर आपने फोर्स लगाया, बल लगाया और वस्तु विस्थापित ना हो, डिस्प्लेस ना हो, तो कार्य जीरो है, चाहे पूरी जिंदगी लगे रहो। तो कोई फोर्स कार्य कब करेगा, जब उस फोर्स के द्वारा वस्तु विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। तो मान लो कि हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने इसको कुछ फोर्स लगाया, बल लगाया, और ये वस्तु जो है यहाँ पहुंच गई। एक कांस्टेंट फोर्स आपने लगाया और वस्तु का विस्थापन हो गया एस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में एंगल है वो थीटा है। जरूरी देखो, कई बार क्या होगा, आप जिस डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हो रही है ठीक उसी दिशा में फोर्स भी हो सकता है। कई बार जो है डिस्प्लेसमेंट से किसी एंगल पे भी हो सकता है। तो हम एक जनरल केस लेके जा रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पर हम एफ बल लगाएं और वस्तु विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि आपने कार्य किया है, और यहाँ पर जो एंगल है बल और विस्थापन के बीच में है थीटा। तो बेटा जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। और फोर्स को हम लिखते हैं एफ से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस क्लास में मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हों, अगर इन दोनों में से एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो जिसका फॉर्मूला है वो भी वेक्टर होगी। अगर दोनों स्केलर अदिश राशि है, जिसका फॉर्मूला वो स्केलर अदिश होगी, तो दो में से अगर एक वेक्टर तो वेक्टर, दोनों स्केलर तो स्केलर। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ही वेक्टर हैं। अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हों और दोनों के दोनों वेक्टर हों, सदिश राशि हो, अब जिसका फॉर्मूला बनेगा वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी। स्केलर का होगा, वेक्टर का होगा, यहाँ देखना ध्यान से। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो जिसका फॉर्मूला बनेगा बेटा स्केलर वेक्टर का होता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट लगा दूं तो जिसका फॉर्मूला बेटा स्केलर बनता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस लगा दूं, क्रॉस का निशान, तो जिसका फॉर्मूला होगा वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो वर्क को हमेशा लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। दूसरा डॉट को अगर आप हटाएंगे तो सटा क्या आता है, कोस, यानी एक्चुअली बनता है सिंपल फॉर्म में ए बी कोस थीटा। तो अगर आप वर्क का बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लिखें तो वर्क बनेगा एफ एस कोस थीटा, बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा आपको पता ही है, थीटा क्या है यहाँ पे, बल और विस्थापन के बीच का एंगल। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो है बेटा हमारा थीटा। तो बन गया एफ एस कोस थीटा। अच्छा दूसरी चीज, अगर बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस, अगर आप क्रॉस हटाते हैं तो आता है साइन थीटा। तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आज के बाद अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट दिखाई दे तो समझ जाना जिसका फॉर्मूला है वो स्केलर है। या दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में कोस दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला है वो स्केलर अदिश है। तो अगर कोस दिखेगा तो स्केलर बनेगा, और साइन थीटा दिखे या क्रॉस का निशान दिखाई दे तो वेक्टर बनता है। ठीक, तो एक तो हमें पता चल गया कि जो वर्क है हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि,
स्केलर स्केलर अदिश। ठीक। अच्छा, वर्क जो है इसका डेफिनेशन क्या है? वर्क जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। अदिश डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जो भी आप कहना चाहो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वर्क क्या है? इट इज ए डॉट, या आप क्या कहो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। ठीक है, क्या लिखेंगे वर्क में? इट इज इट इज इट इज ए डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। इट इज ए डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। डेफिनेशन याद रखना, पेपर में मिलकर मिलेगा। एक ऑप्शन लिख देगा, यह बल और विस्थापन का सदिश गुणन। वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सदिश यानी कि क्रॉस कहना चाह रहा है वो, डॉट प्रोडक्ट है इसका, बल और विस्थापन का। तो वर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला आया वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको हमने क्या लिखा? एफ एस कोस थीटा। थीटा है बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट निकालूं वर्क की, इसका एसआई मात्रक, वर्क कैसे होती है? जूल। फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को हम नापते हैं मीटर में। यहाँ से क्या जाएगा? 1 जूल आ जाएगा न्यूटन मीटर के बराबर। 1 जूल आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। 1 जूल आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। ठीक है, एक बार यहाँ तक का उतार लो और याद रखना 1 जूल न्यूटन मीटर के बराबर है। इसके हमें आगे चल के जरूरत पड़ती है। अब हम कुछ केस लेंगे 1 बाई 1, उन्हें आपको बड़े ध्यान समझना है। बट आपको जनरल जो फॉर्मूला है कार्य का वो यही है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। वर्क की एसआई यूनिट जूल बनती है। 1 जूल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। ठीक, इस साथ लिख रहे होंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। अब देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला था, एफ एस कोस थीटा। अगर मैं पे कुछ केस लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक वस्तु पे आपने कुछ फोर्स लगाया, बल लगाया, फोर्स 2 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो जीरो है। तो किया गया कार्य कितना होगा? आप कहेंगे सर आपने फोर्स तो लगाया, विस्थापन जीरो, यानी कि वर्क जीरो। यानी जैसे क्वेश्चन हमने एक दिन पढ़ाया बच्चों को प्रैक्टिस सेट में कि ऐसा कब हो सकता है कि वस्तु पर बल लगाओ, फोर्स लगाओ, लेकिन तब भी किया गया कार्य शून्य हो। तो आप लिखा था अगर विस्थापन जीरो हो तो आप कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी फोर्स लगा दो, अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो फिजिक्स में कार्य है जीरो। दूसरी चीज, अगर मैं काम करूं, अगर मैं थीटा के लिए 90 डिग्री से कम लूं, 30, 45, 60 है ना, कुछ ऐसे लूं, थीटा के लिए 90 डिग्री से कम लूं, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी पॉजिटिव। ये आपको पता ही है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं थीटा के लिए 90 डिग्री से कम लूं तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी कि जो किया गया कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम काम करें, अब थीटा के लिए मैं क्या ले लूं? 90 डिग्री से कम, तो मेरा आगे कार्य होगा पॉजिटिव। अगर मैं ठीक 0 डिग्री ले लूं तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये कोस की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कोस की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि कार्य मैक्सिमम कब आएगा? वर्क मैक्सिमम तब आएगा अगर थीटा की वैल्यू 0। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, अगर वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो मैक्सिमम वर्क किया जाएगा। यानी जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो तो कार्य आता है मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, और मैक्सिमम होगा अगर 0 ही हो जाए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो कोस की वैल्यू फिर आती है नेगेटिव। कोस थीटा फिर नेगेटिव होता है। आपको देख लो, कोस की वैल्यू चलो आप 120 ले लो, तो कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई सक्षम कुमार, तुम रिकॉर्डेड से पढ़ो, लाइव से पढ़ो, बस पढ़ लो। हर जगह एक ही चीज है, पढ़ना पड़ेगा, खाली बातें बनाने से नहीं होगा। वहां से पढ़ लूं, यहाँ से कर लूं, सुबह शाम के टाइम टेबल बना रहे, पढ़ रहे नहीं है। तो बच्चे नहीं होते कमरे में, तो लंबा टाइम टेबल लगा रखते हैं, 6 बजे उठूंगा, 6:15 बजे नाश्ता करूंगा, 6:30 बजे नहाऊंगा, ये करूंगा, 8 से 9 पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट अखबार पढ़ूंगा। उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कर लूं, वो कर लूं, बस पढ़ना नहीं है, बाकी सारे काम कर लूं। अच्छा, अगर मैं थीटा कैलकुलेट ले लूं 180 डिग्री, तो कोस 180 की जो वैल्यू होती है -1, और बेटा कोस की मिनिमम वैल्यू -1 ही हो सकती है। यानी कि अगर कोस की जो वैल्यू है, अगर एक थीटा 180 डिग्री ले लें तो कोस की वैल्यू आएगी -1 मिनिमम वैल्यू, तो वर्क भी मिनिमम आएगा। तो वर्क मिनिमम कब आता है? अगर थीटा 180 हो। थीटा 180 का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है इस तरफ और वस्तु जा रही है इस तरफ, तो फोर्स तो इधर को लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर को, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो वर्क नेगेटिव आएगा। और ये काम जो है ये वाला, ये जैसे फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वो अगर बिल्कुल अपोजिट हो, आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स इधर को लगे, डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके अपोजिट होगा। अभी हम पढ़ेंगे अगर वर्क फ्रिक्शन के द्वारा किया जाए, भाई आप एक वस्तु को आगे लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन तो अपोज करता है, अगर वस्तु आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन ने इस केस में कितना कार्य करा, तो आप नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इधर को, वस्तु तो आगे की तरफ जा रही है। तो मैक्सिमम कार्य तब होता है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो। 0 डिग्री का मतलब है कि जिधर को बल लगा रहे हैं वस्तु उधर को विस्थापित हो। और मिनिमम कार्य कब होता है? मिनिमम वर्क तब होगा अगर थीटा 180 डिग्री हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ठीक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो थीटा अगर 90 से कम है तो कार्य पॉजिटिव, और 0 पे तो मैक्सिमम। थीटा 90 से ज्यादा है तो वर्क नेगेटिव, 180 पे तो बिल्कुल मिनिमम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं थीटा की वैल्यू ठीक 90 डिग्री ले लूं, मान लो कि फोर्स लग रहा है इधर को और डिस्प्लेसमेंट है इधर 90 डिग्री का एंगल, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क 0 आएगा। तो क्या कार्य 0 कब होगा? कि फोर्स भी लग रहा है वस्तु पे, वस्तु के पास डिस्प्लेसमेंट भी है, देखो बल भी लग रहा है, विस्थापन भी है, तब भी कार्य 0 हो सकता है अगर एंगल 90 डिग्री का हो, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इसे थोड़ा सा वैसे समझे सिंपल लैंग्वेज में, थ्योरेटिकली आप एक बात समझो, बेटा फोर्स आप लगा रहे हैं वस्तु पे इधर को, तो जिस दिशा में वस्तु फोर्स लगा रहे हैं उधर तो वस्तु विस्थापित नहीं हो रही, वस्तु तो इधर जा रही है, और फोर्स लगाया था इधर,
तो जो फोर्स आपने लगाया है उस डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हुई नहीं। अगर आप कितना भी बल लगाओ अगर विस्थापन जीरो है तो यानी कि वर्क जीरो है। तो इसलिए भी जीरो है अगर आप ऐसे समझना चाहो। तो अभी आप मैथमेटिकली समझो कि वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। तो वर्क जीरो कब कब हो सकता है? एक तो जीरो तब हो सकता है अगर विस्थापन जीरो है तो वर्क जीरो है। एक कब जीरो हो सकता है? थीटा के लिए 90 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री तो वर्क जीरो हो जाएगा। एक केस ये भी क्या फोर्स मत लगाओ, जब फोर्स लगाओगे तो भी वर्क जीरो हो जाएगा। तो वर्क जीरो के लिए या तो बल को जीरो कर दो या विस्थापन को जीरो कर दो या एंगल 90 डिग्री कर दो। मैक्सिमम कार्य कब मिलेगा? जब जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में वस्तु डिस्प्लेस करे तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, तो उस समय क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क मिनिमम आएगा। मिनिमम तो एक तरीका क्या ऐसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तीन कैसे रखो? थीटा के लिए 90 से कम, 90 से ज्यादा और ठीक 90। अब आपको आसान हो जाएगा। ठीक 90 तो कार्य जीरो। थीटा के लिए 90 से कम तो वर्क पॉजिटिव होगा, 90 से कम और जीरो पे मैक्सिमम हो जाएगा। भाई जीरो 90 से कम तो है, 90 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो वर्क नेगेटिव होगा और 180 पे तो मिनिमम ही हो जाएगा। अब रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो? थीटा 90 से कम होता है तो कार्य होता है पॉजिटिव धनात्मक और जीरो पे तो मैक्सिमम। थीटा के लिए 90 से ज्यादा तो वर्क नेगेटिव, 180 पे तो मिनिमम और ठीक 90 पे जीरो। अब यहाँ पर हम कुछ केस देखते हैं। देखो ये हमारे पास में एक वस्तु है। ये वस्तु बेटा मैंने क्या किया, सर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। मान लो कि रफ सरफेस है, खुद ही सतह जहाँ घर्षण लगेगा, और ये फोर्स लगाया मैंने 60 डिग्री के एंगल पे, तो वस्तु विस्थापित हो गई। 60 डिग्री का एंगल लगाया, पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, वस्तु विस्थापित हो गई 10 मीटर। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया कैपिटल एफ, मान लो इसे कैपिटल एफ, फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे तो वस्तु का विस्थापन हुआ 10 मीटर। और यहाँ बेटा फ्रिक्शन जो लग रहा है, तो मान लो कि स्मॉल एफ से लिख रहा हूँ फ्रिक्शन को, घर्षण को, ये लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन फ्रिक्शन। आपको बताना है वर्क डन बाय इस कैपिटल एफ फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया। आपको वर्क बताना फ्रिक्शन ने कितना कार्य किया, और आपको बताना टोटल वर्क कितना हुआ। तीन चीजें बतानी है एक ही कमेंट में। एक बताना है कि वर्क डन बाय कैपिटल एफ फोर्स, तो कैपिटल एफ उसने कितना कार्य किया। सेकंड बताना है कि फ्रिक्शन ने कितना कार्य किया इस प्रोसेस में। और तीसरा आपको बताना है कि टोटल काम कितना हुआ, सभी फोर्स के द्वारा मिलाकर कुल कार्य कितना किया गया। हम्म, देखो हमारे पास में ना, देखना हमें पहले वर्क निकालना। वर्क बेटा करता है कोई फोर्स, मैंने आपको शुरुआत में बताया पहली लाइन कि कार्य किसी बल के द्वारा किया जाता है। तो वर्क होता है एफ एस कोस थीटा, बल गुणा विस्थापन इनटू कोस थीटा। केस फर्स्ट पाते हैं, पहले हम जो कैपिटल एफ है इसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो वर्क फोर्स कितना 20 न्यूटन का, विस्थापन 10 मीटर का, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो 260 की वैल्यू होती है कोस 60 की हाफ, यानी कार्य किया गया 100 जूल। तो 100 जूल काम किया गया। अब फिर से सेकंड केस एफ एस कोस थीटा, इस बार कौन से बल के द्वारा कार्य निकालेंगे हम? फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। तो यहाँ पे देखो वस्तु जा रही है आगे की तरफ और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन, विस्थापन कितना है 10 मीटर का, और थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। तो जो जस्ट अपोजिट है ना, फोर्स इधर को लग रहा है, वस्तु का विस्थापन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि वर्क कितना हो गया -20 जूल। तो फ्रिक्शन ने जो काम किया वो -20 जूल का किया है, ये फ्रिक्शन की वजह से निकाला हमने। तीसरा टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 200 सॉरी प्लस 100 -20 यानी कि 80 जूल। तो टोटल जो वर्क है, टोटल कार्य, ये फ्रिक्शन के द्वारा क्या कार्य है, ये कैपिटल एफ फोर्स के द्वारा। तो 100 -20 टोटल 80। जिनका ये आंसर आया उनका सही, न्यूटन मीटर लिखो चाहे जूल लिखो, एक ही बात है। तो देव पांडे जी का सही आंसर लग रहा है मुझे। एक बच्चा 20 10 35 लिख रहा है, गलत है ये। 25 10 35 तो 10 110 ये भी गलत है। फिर आप एक देखो ना, हमने कहा कि जो कैपिटल एफ फोर्स है इसने कितना कार्य किया। इसने कार्य किया, ये 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 का विस्थापन हुआ 60 डिग्री के एंगल पे, तो हमारा आंसर आ गया 100 जूल का। फ्रिक्शन ने कितना कार्य किया, फ्रिक्शन ने यहाँ पे कार्य किया नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इस वाले केस में वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और टोटल कितना कार्य हुआ 100 हुआ कैपिटल एफ के द्वारा, -20 हुआ फ्रिक्शन के द्वारा, टोटल 80 जूल हो गया। अरे फॉर्मूला वैल्यू पुट तो करनी थी। अब बताओ जो बच्चे 25 10 35 बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया, कहाँ पे गलती हो रही है उनसे। तो हमने तीन चीजों की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है जब भी आपको वर्क निकालना हो, एफ एस कोस थीटा। तो वर्क कोई फोर्स करेगा तो कौन सा वाले फोर्स के द्वारा पूछ रहे हैं, कैपिटल एफ, वो तो 20 न्यूटन का है, विस्थापन 10 है, एंगल 60 डिग्री का, तो 100 जूल आ गया। फ्रिक्शन तो 2 ही न्यूटन का है, लिखा भी साफ साफ। और फ्रिक्शन जो है इस वाले केस में ठीक अपोजिट 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो -20 जूल आ गया। टोटल काम कितना हो गया +100 और -20 यानी कि 80 जूल। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था भाई, ठीक है। तो जूल जूल जूल, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ एक वस्तु ए सर्कुलर मोशन में है, वृत्त गति में, और आप सबको पता है सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया था कि कोई वस्तु अगर सर्कुलर मोशन में वृत्त गति में है तो वृत्त गति में लाने के लिए बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। मतलब बेटा एक वस्तु जो है एक समान स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही है। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछे कि सर्कुलर मोशन में किसी बल के द्वारा क्या क्या कार्य कितना होता है, क्या लिखेंगे हम? आपको निकालना है फाइंड वर्क डन
बाय फोर्स इन सर्कुलर मोशन। वृत्त गति में किसी बल के द्वारा किया गया कार्य। वृत्त गति में किसी बल के द्वारा किया गया कार्य। देखो बेटा, जब भी कोई वस्तु वृत्त गति में होगी, जो बल है ना, जो उसे वृत्त गति में लेके आएगा, वो तो सेंटर की तरफ लगेगा, उसमें कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। ये वेलोसिटी वेग की डायरेक्शन है। और आपको पता है जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो वेग होता है विस्थापन बटे समय, तो जो वेग की डायरेक्शन होगी वही विस्थापन की भी होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही तो होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो कार्य कितना हो जाएगा, जीरो। तो सर्कुलर मोशन में याद रखना, किसी फोर्स के द्वारा क्या कार्य शून्य होता है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अमित राज तानिया सिंह, और तानिया सिंह एक बार कमेंट करो, बार बार रिपीट मत करो, नहीं क्लास से ब्लॉक कर देंगे अभी, फिर होते रहना मेरा कमेंट नहीं आ रहा। तो सर्कुलर मोशन में किसी फोर्स किसी बल के द्वारा क्या कार्य शून्य होता है, क्योंकि फोर्स लगता है सेंटर की तरफ को, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो ठीक उसके 90 डिग्री के एंगल पे है। तो कोस 90 की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए वर्क भी जीरो हो गया। एक मोटा मोटी से हम धीरे धीरे आइडिया ले रहे हैं। अभी हमने कुछ ज्यादा खास आपको बताया नहीं, हमने बताया कि भैया जब भी वर्क की बात हो तो वर्क किसी फोर्स के द्वारा किया जाएगा, उसका फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा है। अगर थीटा के लिए आपको 90 डिग्री दिखाई दे, 90 डिग्री, तो कार्य जीरो हो जाएगा। जिधर को फोर्स लग रहा है उसके ठीक 90 डिग्री पर विस्थापन हो। इसका हमने भी केस बताया आपको, सर्कुलर मोशन, वृत्त गति। एक मैंने क्या बताया कि अगर विस्थापन ही जीरो है, कितना भी फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क तभी जीरो आएगा। एक क्या बताया मैंने आपको कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क आता है मैक्सिमम पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखना। क्वेश्चन है वर्क डन बाय ए फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, प्लस धनात्मक ऋणात्मक या शून्य, ऑलवेज जीरो। तो घर्षण बल के द्वारा क्या कार्य क्या होता है। एक ऑप्शन है कि हमेशा धनात्मक होगा, एक कह रहा है कि घर्षण हमेशा पॉजिटिव काम करेगा, एक कह रहा है या तो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा या जीरो करेगा, एक कह रहा है कि हमेशा जीरो करेगा। तो किस पर टिक लगाओगे। घर्षण बल के द्वारा क्या क्या कार्य, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा क्या क्या कार्य। अमृतराज एक होता गलत, एक होता महागलत, तो आपका हो गया महागलत। बट आप कह रहे हो घर्षण बल के द्वारा क्या कार्य, हमेशा पॉजिटिव। अभी पीछे ऑलवेज का मतलब पता क्या है कि हमेशा। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां तो फ्रिक्शन ने -20 जूल काम किया था। तानिया, उत्तम, सुरुचि कुमारी कुछ आंसर हमारे पास में आ रहा है, इसमें बजरंगी और सुरुचि का ठीक है अभी तक, बाकी सबका गलत है। पांडे जी का भी सही है, नीतीश कुमार सिंह, इनका भी ठीक है। देखो घर्षण के द्वारा क्या कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों केस हैं। बच्चों को गलतफहमी है कि घर्षण हमेशा नेगेटिव काम ही करता है। तो इन जनरल ज्यादातर आपको घर्षण जो है वो नेगेटिव कार्य करता हुआ दिखता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। देखो घर्षण पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई से भी काम कर सकता है। कैसे कैसे नेगेटिव तो आप समझ गए कि मान लो कोई वस्तु जो है इधर को जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, और फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को, सापेक्ष गति का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु आगे की तरफ को सरक रही है तो फ्रिक्शन उसके, अगर वस्तु की टेंडेंसी आगे की तरफ को चलने की है तो घर्षण उसके पीछे की तरफ को लगेगा। तो इस वाले केस में मैं देखूं कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया, तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर को, अल्टीमेटली वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो घर्षण नेगेटिव काम कर रहा है। बेटा घर्षण जीरो काम कब करेगा। अब एक चीज बताओ, मैंने आपसे बताई थी कि मान लो आप अपनी साइकिल को, अपनी मोटरसाइकिल को जब किसी मोड़ पर मोड़ते हैं, तो मैंने आपसे क्लास में बताई थी कि अगर किसी वस्तु को सर्कुलर मोशन में लेकर आना है, वृत्त गति में लेकर आना है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल चाहिए। अभी अभिकेंद्र बल आता कहां से है, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, जो अपनी बाइक को सड़क पर लेकर चल रहे हैं, तो आपकी बाइक के टायर में और जमीन के बीच में घर्षण काम कर रहा है। जब आपकी बाइक किसी मोड़ में मुड़ती है ना, यही घर्षण बल जो आपकी बाइक के टायर और जमीन के बीच में लग रहा है, जब आपकी बाइक किसी मोड़ में मुड़ेगी, मुड़ते समय यही घर्षण बल, यही फ्रिक्शनल फोर्स, यही घर्षण बल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, यही घर्षण बल अभिकेंद्र बल का काम करता है, आपकी बाइक को मोड़ने में हेल्प करता है। तो जब घर्षण बल किसी बाइक को, किसी गाड़ी को किसी कर्व पे घुमाता है, तो अभिकेंद्र बल की तरह काम करता है, अंदर की तरफ लगता है। और सर्कुलर मोशन में आपको बताइए कि फोर्स और वेलोसिटी या फोर्स या डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो यानी कि जब कोई बाइक या गाड़ी किसी सर्कुलर पाथ पर मुड़ती है तो घर्षण के द्वारा क्या कार्य होता है, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो आपकी बाइक को मोड़ने के लिए किधर लग रहा है, अभिकेंद्र बल बन गया सेंटर की तरफ, और सर्कुलर मोशन में फोर्स और विस्थापन दोनों 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, जीरो हो गया। बेटा फ्रिक्शन ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही काम करता है, ये तो पॉजिटिव काम भी कर सकता है। जैसे कि मेरे पास ये, मैं आपको फ्रिक्शन में दोबारा बताऊंगा इस चीज को डिटेल में, यहाँ देखना। मान लो कि मेरे पास में एक ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने का। ये दो ब्लॉक है एक के ऊपर एक। अगर बेटा मैं इस वाले ब्लॉक पर इधर को धक्का मारूं, इधर को फोर्स लगाऊं F, बड़े वाले ब्लॉक की बात करें, छोटे वाले को भूल जाओ, बड़े वाले ब्लॉक में आगे धकेल रहा हूं, अगर ब्लॉक आगे की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन का सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का मतलब ये है कि अगर ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो इस वाले बड़े वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो कि F1 वो पीछे की तरफ लगेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। अब बताओ आपने फोर्स लगाया बड़े वाले ब्लॉक पे, आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगा, पीछे तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके ऊपर छोटे वाला ब्लॉक रखा है, मान लो वो भी साथ साथ जा रहा है, तो हमारे दिमाग में चीज आई कि हम फोर्स तो बड़े वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं, चलो वो आगे जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये छोटे वाले ब्लॉक के साथ में चल रहा है। कोई वस्तु ना तो अपने आप से चल सकती है ना रुक सकती, कोई फोर्स ही चला सकता है, यानी छोटे वाले ब्लॉक पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा तभी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे केवल एक ही फोर्स लग सकता है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो फ्रिक्शन है ना वो छोटे वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ लग रहा होगा। या आप कुछ दिमाग लगाओ, अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ चिकनाई हो, बिल्कुल स्मूथनेस, बिल्कुल तेल भरा हो, अगर ये ब्लॉक को जैसे मैं बड़े वाले ब्लॉक से धक्का मारूंगा तो छोटे वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। भाई मान लो कि दोनों कुछ चिकने हैं, स्मूथ है,
अब जैसे मैं बड़े वाले ब्लॉक को सरकाऊंगा, ऐसे आगे लेके जाऊंगा तो छोटे वाला ब्लॉक तो पीछे गिरना चाहेगा, छोटा वाला ब्लॉक पीछे गिरना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। फ्रिक्शन क्या करता है, अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन, और आप पीछे गिरना चाह रहे हो तो आगे लगेगा। यानी इस छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे इस फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ इस वाले फ्रिक्शन के द्वारा क्या कार्य होगा, पॉजिटिव। ये वाला फ्रिक्शन किस तरह कार्य करेगा, नेगेटिव, क्योंकि ब्लॉक जा रहा है आगे ही लग रहा है, अपोजिट ब्लॉक भी आगे जा रहा है, फ्रिक्शन भी आगे, तो ये वाला फ्रिक्शन पॉजिटिव काम करेगा, वाला फ्रिक्शन नेगेटिव काम करेगा, और वो फ्रिक्शन जो सर्कल में घुमाता है वो जीरो काम करता है। तो फ्रिक्शन जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो घर्षण बल है, ये कार्य पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। अगर फ्रिक्शन गति को सपोर्ट कर रहा हो, जैसे यहाँ पे इस फ्रिक्शन की वजह से ही ये छोटा वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन गति का सपोर्ट करेगा तो पॉजिटिव कार्य, गति का विरोध करते हुए दिखेगा तो नेगेटिव कार्य, और सर्कल में घुमाते दिखेगा तो जीरो। तो फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी कार्य कर सकता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगल बगल वाले समझ जाना कि नेगेटिव पट्टी लगा के आ रहे हैं, और आंसर क्या है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। कोई आपसे कहे क्या फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध ही करता है? नहीं, ये कई बार गति का सपोर्ट भी करता है। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ये ब्लॉक आगे चल ही नहीं सकता। जैसे बड़े वाले ब्लॉक को लेके जाओगे, छोटे वाला पीछे गिर पड़ेगा। अगर दोनों बिल्कुल रफ हो, जैसे बड़ी ईंट पे आपने छोटी ईंट रख दी, खुद ही है दोनों, तो आप धीरे धीरे बड़ी वाली ईंट को चलाओ तो साथ में छोटी वाली ईंट भी आगे चल रही है, तो छोटी वाली ईंट जो ऊपर वाली साथ में चल रही है वो दोनों ईंट के बीच घर्षण की वजह से चल रही है, तो घर्षण गति का सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम हो सकते हैं। अगर सर्कल में घुमाएगा तो जीरो। तो फ्रिक्शन के द्वारा क्या कार्य, तीनों केस हो सकते हैं। ये और बताओ कि आपको समझ में आई कि नहीं आई है। एक बार हम फिर दोबारा से आते हैं, यहाँ आते हैं दोबारा। देखो, मान लो कि हमारी क्लास आज की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जितना मैंने आपको पढ़ाया, मान लो कि आप ये 9th क्लास में पढ़कर आए थे, 9th क्लास में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, और आपके टीचर ने एनसीईआरटी फॉलो की और बढ़िया से आपको पढ़ाया थोड़ा और एक्स्ट्रा। तो मैं कहता बेटा याद करो, 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। कहेंगे सर वर्क कोई फोर्स करता है, तो किसी फोर्स के लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क आएगा एफ एस कोस थीटा। आप कहते हैं सर ये पढ़ा था 9th क्लास में। तो मैं कहता बेटा एक वस्तु पर विस्थापित ना हो, फोर्स लगाए जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप कहेंगे सर वर्क भी जीरो होगा। अच्छा, फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है, पर तो 90 डिग्री के एंगल पे सर वर्क जीरो होगा, फोर्स के द्वारा क्या कार्य जीरो होगा। अच्छा बताओ कि फोर्स का पॉजिटिव काम, वर्क पॉजिटिव कब होता है, थीटा की 90 डिग्री से कम रखेंगे तो पॉजिटिव कार्य, थीटा की 90 से ज्यादा रखेंगे तो नेगेटिव कार्य, 90 रखेंगे तो जीरो वर्क। अच्छा 90 से कम है तो पॉजिटिव काम, 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 से ज्यादा तो नेगेटिव 180 पर मिनिमम। अच्छा फ्रिक्शन कैसे काम करता है, सर फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों काम कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन किसी वस्तु को सर्कल में घुमाने में हेल्प कर रहा है तो जीरो काम करेगा, फ्रिक्शन अगर गति का विरोध कर रहा है तो नेगेटिव, और सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ मुझे, यहाँ तक किसी पूछना तो बताओ। अब हम जनरल केस लेके चलेंगे, ये कुछ बातें आपको समझानी थी। जब हम कोई ब्लॉक बहुत तेजी से घुमाएगा तो बहुत तेजी से लगाओगे ना, एक्चुअल में क्या है कि उतना फ्रिक्शन मिल नहीं रहा, तो इसलिए छोटा वाला गिर पड़ेगा, और बहुत तेजी से अगर आप करोगे तो। हम्म, लिख लिया। फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो जो फोर्स है तो पॉजिटिव काम वो कितने एंगल पे लगा उस पर डिपेंड करेगा वो। हम्म, चलो देखो, तो मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, फिर तो कुछ है नहीं। फिर आप देखो कितना एंगल लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, और जिस डायरेक्शन में लग रहा है वस्तु उसी दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो गई, तो कितना कार्य किया इसने, तो वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। फोर्स कितना 60, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, एंगल 0 डिग्री का है तो 600 जूल कार्य आ गया। कार्य जूल में नापते हैं, इसमें क्या है। अब आते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, अब उसकी तरफ आ रहे हैं हम। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बेटा हमारे पास में एक बैग है 20 किलोग्राम का, और इस 20 किलोग्राम के बैग को एक कुली 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रख दे। इस प्रोसेस में कुली के द्वारा कितना कार्य किया गया। 20 किलोग्राम के बैग को 2 मीटर ऊपर उठाने में कोई कुली कितना कार्य करता है, ये आपको बताना है। 20 किलोग्राम का बैग, सॉरी 20 किलोग्राम के बैग को 2 मीटर उठाने में किसी कुली के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कुली की शकल देखते ही जीरो पर टिक लगाना शुरू कर देते हैं। बट आपको जीरो पर टिक लगाना, आपको अपने लॉजिक पर रहना है कि जैसे देखो एक ने लिख दिया जीरो, अनुज राजपूत, दिक्कत यही है, रट्टे जो तोता आवाज है ना, रट्टू तोता, बस सुना कुली जीरो, उन्होंने ये देखा क्वेश्चन क्या है, बस कुली देख रहे हो, कुली थोड़ा ना फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है देखो भाई, आपने 20 किलोग्राम के बैग को ऊपर उठाना तो कितना आपको कार्य करना पड़ेगा। अब बच्चे देखो, अगर मैं मान लो आपसे कहूं ये बैग जो है m किलोग्राम का है, m किलोग्राम का, और इसे h हाइट ऊपर उठाया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखो कार्य क्या होता है, कार्य का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। अब किसी बैग को आप उठाओगे, आपने ऐसा बैग पकड़ा, बैग को आप उठाओगे तो किधर को फोर्स लगाओगे, ऊपर को तो लगाओगे। अब सोचो कि भारी सा बैग है, उसकी आपने तनी पकड़ी, बेल्ट पकड़ी और ऊपर को उठा रहे हैं, तो अब जिधर को फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, बैग भी तो ऊपर ही आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री एंगल थोड़ी ना बन रहा है, जो आप जीरो बता रहे हो। ये ऐसा हो रहा है कि बैग को फोर्स इधर को लगा रहे हो और आपका बैग उधर को भागता हो, ऐसा थोड़ी ना है। जब किसी आप सामान को उठाते हैं, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आपका बैग भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो किसी वस्तु को जब आप उठाते हैं तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ता है, उसके वेट के बराबर, उसके भार के बराबर। अगर मास m है तो वेट होता है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वस्तु का, उसकी हाइट के बराबर। और किसी वस्तु को जब उठाते हैं तो जिधर को फोर्स लगाएंगे विस्थापन भी उधर को होगा, थीटा की वैल्यू 0, यानी cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि कार्य होगा mgh। तो किसी वस्तु को उठाने में कोई कुली, कोई लड़का या कोई व्यक्ति जो कार्य करता है वो प्लस mgh है। याद रखना, किसी वस्तु को उठाने में किसी व्यक्ति या कुली के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है प्लस mgh। ये जीरो पर टिक मत लगा देना, टीचर को पता है कि भाई तुम कहां पर क्या पढ़ के आते हो, तुम्हें क्या याद है वो सब पता है उसे, जिस दिशा में फोर्स लगाओगे उसी दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है,
तो मास कितना है वस्तु का? मास होता है केजी में 20 किलोग्राम, जी किलो न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं, हाइट 2, तो 2 दूनी 4, 400 जूल आ गया। और आप जीरो बता रहे हो, जीरो कैसे हो जाएगा? किसी वस्तु को उठाने में किसी कुली के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो पॉजिटिव काम है। अच्छा मैं आपसे कहूं, जब किसी सामान को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, इस प्रोसेस में ग्रेविटी, गुरुत्व के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? ग्रेविटी कितना काम करेगी? तो कार्य जब भी पूछे सीधे अपने बेसिक फॉर्मूले पाओ, एफ एस कोस थीटा। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो विस्थापन तो ऊपर हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो ग्रेविटी हमेशा एक वस्तु को सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, ग्रेविटी लग रही है नीचे, बैक जा रहा है ऊपर, 180 डिग्री एंगल बन गया, कोस 180 होता है -1। तो किसी सामान को आप ऊपर उठाएंगे तो इस प्रोसेस में जो ग्रेविटी कार्य करेगी वो होगी -mgh, कितना जाएगा? -400 जूल। अगर आपसे कहूं कि किसी सामान को ऊपर उठाने में व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य, ध्यान सुनना, किसके द्वारा काम, किसके द्वारा पूछ रहा है? व्यक्ति के द्वारा, तो 400 जूल। उठाने में ग्रेविटी के द्वारा कितना कार्य? -400 जूल। वो पूछे कि किसी सामान को ऊपर उठाने में सभी बलों के द्वारा क्या कार्य, तो सभी बलों के द्वारा क्या कार्य, फिर भाई जीरो बताओगे आप, क्योंकि जब कोई सामान आप उठा रहे हैं तो आप तो 400 जूल काम कर रहे हैं, मान लो इस वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी -400 जूल कर रही है, तो टोटल कार्य कितना हो गया? जीरो। तो कार्य कुली के द्वारा पूछ रहा है, वो कार्य ग्रेविटी के द्वारा पूछ रहा है, वो कार्य सभी बलों के द्वारा पूछ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूछा क्या जा रहा है। अपनी इच्छा के से नहीं कि जो आपको मन में आया आंसर दे दिया आपने, ठीक है? अच्छा ये बताना, ये बेटा एक वस्तु है 10 किलोग्राम की, ये 6 मीटर गिरती है, तो किसी वस्तु के 6 मीटर गिर रही है 10 किलोग्राम की वस्तु, इस प्रोसेस में ग्रेविटी कितना कार्य करेगी? 10 किलोग्राम की वस्तु अगर 6 मीटर गिरे तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा? जदू क्षेत्रीय, देव, तान्या, मोहित, प्रदीप, करते रहो। ये फिजिक्स टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? फिजिक्स टेस्ट ही हो रहा है, डेली हम क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट ही है हमारा, टेस्ट यही है जो हम क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, अब बेटा कोई वस्तु गिरेगी तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी क्या काम करेगी? यहाँ पे नेगेटिव टिक मत लगाना, ग्रेविटी भाई देखो नेगेटिव काम कब होता है? जब बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो। यहाँ तो देखो वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो ग्रेविटी हर एक वस्तु को नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो यहाँ ग्रेविटी पॉजिटिव काम कर रही है। ये नहीं ग्रेविटी के द्वारा देखते ही नेगेटिव कर दो, ग्रेविटी नेगेटिव काम तब करती है अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ग्रेविटी वहां पे काम करती है नेगेटिव। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी पॉजिटिव काम कर रही है, रटना नहीं है। कार्य पॉजिटिव कब? बल विस्थापन एक ही तरफ को दिखे तो पॉजिटिव, दोनों अपोजिट दिखे तो नेगेटिव, 90 डिग्री एंगल पर दिखे तो जीरो। सिंपल सा कांसेप्ट है। तो वस्तु जब गिरेगी तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी करेगी पॉजिटिव काम, प्लस mgh। तो m की वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम, जी किलो न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं, हाइट कितनी है? 6, तो 600 जूल हो जाएगा, प्लस 600 जूल। ये कोई 60 ही लिख रहा है भाई, जी कहां भूल जाते हो तुम लोग? तो 60 लिख रहे हैं, -600 जूल बता रहा बच्चा। मेरा बाबू रटना नहीं है, ध्यान समझो। आप किस सामान को जब ऊपर लेके जाओ तो ऐसे समझो, आपने सामान पकड़ा, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सामान ऊपर जा रहा है, विस्थापन तो ऊपर है तो दिख रहा है, लेकिन जब आप सामान ऊपर लेके जाओगे तो आपके द्वारा कार्य पूछेगा, तो आप किधर को फोर्स लगा रहे हो? सामान ऊपर जा रहा है तो अभी तो ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो तो पॉजिटिव। जब सामान को ऊपर लेके जा रहे हो, विस्थापन तो ऊपर, ग्रेविटी क्या काम करेगी? ग्रेविटी नीचे लगती है हमेशा, ग्रेविटी लगती है नीचे, सामान जा रहा है ऊपर, अब पॉजिटिव तो नेगेटिव काम हो गया। जब कोई वो सामान गिर रहा होगा तो सामान भी नीचे की तरफ गिर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी पॉजिटिव काम कर दिया। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये मान लो कि ये सीढ़ियां हैं, एक कुली जो है इसके सर पर एक सामान रखा हुआ है और एक कुली 10 किलोग्राम के बैग को सर पर रख के सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो, तो कुली सर पे सामान रखकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस प्रोसेस में कुली के द्वारा क्या कार्य कितना होगा? पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, ये आपको बताना है। जब कुली सर पे सामान रखकर ऊपर चढ़े सीढ़ियों पर तो कुली के द्वारा क्या कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है? सोचे करना कि पॉजिटिव के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होनी चाहिए, नेगेटिव के लिए अपोजिट और जीरो के लिए 90 डिग्री। तो आप देखो फोर्स किधर को लगेगा, लगा रहा है कुली सामान के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर को है, सोच के करेंगे। जब कुली किसी सामान को सर पर रखकर ऊपर चढ़ेगा तो कुली के द्वारा क्या कार्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो? देखो अब बात समझो, अगर मैं अपने सर के ऊपर एक बैग रख लूं, यहाँ देखना ध्यान से, अगर मैं अपने सर के ऊपर एक बैग रखूंगा तो बेटा बैग मेरे सर को दबाएगा, पुश करेगा, और आपको पता है कि जितने फोर्स से बैग मेरे सर को दबाएगा उतने फोर्स से मेरा सर भी बैग पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन लो है, तो बैग ने मेरे सर को दबाया मान लो कि 100 न्यूटन के बल से, तो मेरा सर भी 100 न्यूटन का बल लगाएगा ऊपर को, या मैं क्या करूंगा, सर थोड़ा बचाव के लिए थोड़ा हाथ से लगाऊंगा। यानी जब भी मेरे सर पे कोई सामान रखा होगा तो मैं उस सामान पे ऊपर की तरफ को फोर्स लगाता हूं, तो कोई भी सामान अगर मेरे सर पर रखा हुआ होगा तो मेरा सर या मेरे हाथ के द्वारा उस पर हमेशा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, जब भी सामान आपके सर पर रखा हो समझ जाना कि आप ऊपर को धकेलोगे, कोई सामान आपको नीचे धकेल रहा है तो आप सामान को ऊपर को धकेलोगे, फोर्स लगा ऊपर, और ये बैग अभी यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ऊपर की तरफ ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कार्य पॉजिटिव होगा। जब कुली किसी सामान को ऊपर लेके जाता है इस प्रोसेस में कुली के द्वारा क्या कार्य पॉजिटिव है? यानी कोई कुली सामान जमीन से उठाकर ऊपर रखे तो भी पॉजिटिव काम कर रहा है, सामान सर पर रखकर ऊपर लेके जाए तो भी पॉजिटिव ही काम कर रहा है। दूसरा, इसी प्रोसेस में ग्रेविटी कितना काम करेगी? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। देखो सामान सर पर रखकर कुली ऊपर जा रहा है तो सामान यहाँ तक चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर, तो ग्रेविटी हमेशा काम करती है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी इस केस में क्या काम करेगी? नेगेटिव। तो अगर पेपर में कोई पूछे कि कुली ने जमीन से सामान उठा के ऊपर, सामान ऊपर गया पॉजिटिव काम, सामान सर पर रखकर ऊपर जाए तो भी कुली पॉजिटिव काम करता है, लेकिन सामान ऊपर जा रहा है ग्रेविटी लगती है नीचे, तो दोनों केस में ग्रेविटी नेगेटिव काम करेगी। समझ रहे बात को? मोहित, उत्तम, देव, आराध्या, यादव, सेन, रुचि, यदु, क्षेत्रीय, बहुत बढ़िया। एक केस आपसे पूछूं कि एक कुली जो है एक बैग उसके सर पर रखा हुआ है 50 किलो का, इस 50 किलोग्राम के बैग को लेकर कुली 200 मीटर चलता है प्लेटफॉर्म पर, इस प्रोसेस में कुली के द्वारा कितना काम किया जाएगा? अगर कोई कुली 50 किलो के बैग को लेकर 200 मीटर चले तो कुली के द्वारा बैग पर कितना कार्य किया गया? दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, एंगल 0 डिग्री। पिछले वाले केस में उत्तम देखो 50 किलोग्राम का बैग सर पर रखकर कुली सीधी रेखा में चल रहा है,
तो उसके द्वारा क्या क्या कार्य क्या होगा आप कहेंगे सर जब भी सामान सर पे होगा आपने बताया था कि सामान सर को नीचे धकेलेगा हम सामान को ऊपर धकेलेंगे तो फोर्स तो लगा ऊपर बैग अभी यहाँ था अभी यहाँ पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल पे हो गया 90 डिग्री तो अगर सामान सर पे रख के कुली एक सीधी रेखा में चलेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कोस 90 कितना जीरो तो वर्क हो जाएगा जीरो एफ एस कोस थीटा से वर्क जीरो तो कुली जीरो कार्य कब करता है अगर वो सामान सर पर रखकर सीधा चल रहा हो तो जब भी सामान सर पे होगा ना आप फोर्स लगाएंगे ऊपर को अब सोचो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस दिशा में तो बैग जा ही नहीं रहा है और हमने आपको बताया था आप किसी दीवार पे सुबह से शाम तक भी फोर्स लगाएं अगर दीवार विस्थापित ना हो तो आपके द्वारा क्या करेगी जीरो तो जो सामान आपके सर पर रखा है आपका शरीर उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है तो आप लगातार फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ जिधर को फोर्स लगाया उधर तो विस्थापन हुआ ही नहीं तो इसलिए कार्य जीरो है तो कुली की शकल देखते जीरो पर टिकने लगाना कुली सामान सर पर रखकर एक सीधे जा रहा प्लेटफॉर्म पर तो कार्य जीरो कुली सामान सर पर रखकर सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो कार्य पॉजिटिव कुली सामान जमीन से उठाकर ऊपर ले जा रहा है तो कार्य पॉजिटिव और ग्रेविटी सामान जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव काम करेगी और जब सामान नीचे गिरा होगा तो पॉजिटिव काम करेगी ठीक है 90 डिग्री कैसा है तुमको हमारे से आ जाता है भाई है ना ऐसे हमारा मन किया 90 डिग्री लिखने का तो इसलिए लिख दिया हमने यहाँ बड़े गजब आदमी हो भाई यहाँ देखना ये सामान सर पर रखा क्या होता है हमने कि जब भी कोई सामान सर पर रखा तो क्लास में तुम टाइम से आए नहीं हो है ना तो फोर्स इधर ऊपर को बैग यहाँ से यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो ये नहीं पता कि ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है फोर्स इधर को है डिस्प्लेसमेंट इधर को क्या जी 90 कैसे आया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो सामान कुली के सर पर रखा है कुली के द्वारा उस सामान पर किया गया कार्य जीरो है क्योंकि कुली सामान पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है तो जिधर को फोर्स लगाया उस दिशा में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं 0 डिग्री फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे मिलते हैं कल अब तो फ्राइडे है ना आज शायद ना अब मिलेंगे मंडे को इसे पढ़कर आना उस दिन खत्म करने की कोशिश करेंगे इसे है ना तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बाय टेक केयर बाय एवरीवन